बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर जिसका नाम है, उसके एमसीक्यू की ये सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 2 की। और आज जो टॉपिक है हमारे पास उसका नाम है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के भी हम एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं और ये डिस्कशन है, ज़रा देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कह रहे हैं वेक्टर में हैव डैश कंपोनेंट या कंपोनेंट इन स्पेस। किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, ये पहले भी जब मैं एमसीक्यूज़ की वीडियो बना रहा था लास्ट ईयर भी, तो मैंने कहा था किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं किसी वेक्टर के, या जिसको हम दूसरी ज़बान में कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक एमसीक्यू आया हुआ है, ये डीजे कॉलेज ने पेपर बनाया था लास्ट ईयर 2021 का। तो लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं किसी वेक्टर के, तो इन्होंने ऑप्शन लिखा है 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी। तो मैंने इन्फिनिटी जवाब बताया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के। बहुत से लोगों ने इस पर एतराज़ किया था, बट आई स्टैंड बाय माई आंसर कि ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या अब इसको अगर 3 कंपोनेंट है तो फिर इसमें एक चेंज करना पड़ेगा, वो मैं चेंज आपको बता देता हूँ। वो चेंज ये है कि देखिए जो लिखा है ना, वेक्टर में हैव डैश डैश रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जिस तरह यहाँ पर एक लफ्ज़ है ना, ये देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, या जिसको टेक्निकल ज़बान में हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ऑर्थोगोनल ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे। तो उसको मैं कह सकता हूँ ये 3 है, सही है। लेकिन अगर मैं एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट स्पेस की बात कर रहा हूँ तो वो इन्फिनिट होंगे, जिस तरीके से अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये इन्फिनिट है, सही है। सो प्लीज़ इसमें से मेरे हिसाब से कोई आंसर नहीं है। ए वेक्टर हैज़ डैश कंपोनेंट या कंपोनेंट्स इन स्पेस हैज़, कम से कम मेरा ख्याल है मिनिमम लिखना चाहिए था। मिनिमम कितने होंगे, तो वेक्टर के स्पेस में कितने कंपोनेंट होते हैं। हैव में हैव का मतलब कितने हो सकते हैं, तो इन्फिनिटी मैंने कहा था। एंड हैज़ का मतलब होते हैं, हर हाल में एक कंपोनेंट तो होता ही होता है ना, एक कंपोनेंट तो हो गई होगा। तो 1 हमारे पास इसका आंसर बनता है। ओके, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट और ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, थ्योरी अगर आपने देखी होगी तो दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट और ऑलवेज डैश टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑर्थोगोनल, हाँ ये लफ्ज़ मैं आपसे कह रहा था, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर को कहते हैं। तो नॉर्मल किसे बोलते हैं, नॉर्मल भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो ऑल ऑफ देम, इसका जवाब होगा ऑल ऑफ देम। तो प्लीज़ यहाँ से इस एमसीक्यूज़ के साथ एक बात और आप अपने ध्यान में बिठा लीजिए कि परपेंडिकुलर के लिए नॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, नंबर 5 इफ़ AX and AY आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर देन द वेक्टर में बी रिटन एज। वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आपने अगर थ्योरी पढ़ी हो तो AX I कैप प्लस AY J कैप, ये हमारे पास लिखा जाता है। और दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी मैं देख लेता हूँ कि वो उनमें क्या है। तो इसमें देखें AX के साथ J लिखा है, नहीं AX के साथ I होता है। इसमें AX AY लिखे लेकिन I और J मिस है, तो ऑप्शन A इज़ द बेस्ट आंसर। नंबर 6 में कह रहा है कि इफ़ AX and AY आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी रिटन एज। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ये जो AX है इस पर स्क्वायर लगाते हैं और AY जो है इस पर स्क्वायर लगा के प्लस करके और रूट लेते हैं। सो ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और अभी भी जो इस वीडियो में न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं इसी से सॉल्व करूँगा कि अगर किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट मुझे दिए हैं तो पहले कंपोनेंट पे स्क्वायर करूँगा प्लस सेकंड कंपोनेंट पे स्क्वायर करूँगा और दोनों को प्लस करके उसका क्या लूँगा, रूट लूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। ओके ओके, बल्कि ये देखें क्वेश्चन आ भी गया। इफ 3 यूनिट एंड 4 यूनिट आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 का स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा 16। तो 16 + 9 25, और 25 का रूट लें तो 5 आंसर आता है। दिस इज योर आंसर। आई बिलीव सो आसान है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज इफ वन कंपोनेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स, जो एक्चुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 100 न्यूटन है, उसका एक कंपोनेंट 50 है, तो कह रहे दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, आप इसी फार्मूले के ऊपर आ जाइए। फार्मूला जो है, अब इसमें से AX को समझें आपने 50 रख दिया और AY आपने मालूम करना है, तो 50 का स्क्वायर आप करें प्लस AY का स्क्वायर करें। अब ये रूट लगा ना, रूट हटाएंगे तो इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो
तो इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या है, एक्चुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। तो आप 100 का स्क्वायर कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ इसको। सो 100 का स्क्वायर मेरे पास बनता है जनाबे अली 10,000, सही है। तो जब मैंने यहाँ से रूट हटाया तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, और यहाँ पे AX की जगह पे मैंने क्या रख दिया था, 50 स्क्वायर। तो 50 स्क्वायर वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 50 के स्क्वायर को, तो मेरे पास आ जाएगा 7500। तो ये क्या आ जाएगा, AY स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे AY स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे AY की वैल्यू चाहिए, नहीं दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर हटाऊंगा, दूसरी तरफ क्या लगाऊंगा, रूट। तो मेरे पास जो भी आंसर आया उस आंसर पे अगर मैं रूट अप्लाई करता हूँ, रूट ऑफ द आंसर, सो मेरा आ रहा है 50√3। तो 50√3 जो है ये बनता है हमारे पास 86.6। सो दिस बिकम 86.6, दिस इज माय आंसर 86.6। ठीक है, आई बिलीव सो समझ में आ गया होगा। बट इफ यू फील कि यू हैव सम कंफ्यूजन इन कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अनदर component of the vector, you can comment me or you can ask, or if you want some discussion you can comment me। अच्छा जी, कह रहा है if rectangular component of a vector are equal in magnitude then the angle of the vector from the x-axis will be। देखो, जो एक component है वो है ax और दूसरा component है ay। ax की वैल्यू होती है a cos थीटा और ay की वैल्यू होती है a sin थीटा। सो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का सेम है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किसके ऊपर सेम होती है, 45 डिग्री के ऊपर। साइन 45 एंड कॉस 45 आपको सेम वैल्यू देते हैं, तो याद रखिएगा दिस इज द आंसर फॉर 45 डिग्री। ओके, सो 45 डिग्री इज योर आंसर। नल वेक्टर हैज डैश इक्वल टू 0। अगर एक वेक्टर 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है, तो उसके तमाम कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। तो एनी वन कंपोनेंट 0, जी नहीं, ऑल कंपोनेंट 0, यस, तो ऑल कंपोनेंट्स 0 होंगे, ये हमारे पास है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड टॉपिक ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर चैप्टर विच इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थैंक यू सो मच। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो थम अप, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर बहुत जल्द इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।